नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फिफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ और देखते हैं प्रभा व अनूप के बीच जो विवाद चल रहा था वो किस दिशा की तरफ मुड़ता है। तो इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित एकांकी। कौन सा एकांकी पढ़ रहे थे? काल पुरुष और अजंता की नर्तकी। ये एकांकी इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे, काल पुरुष और अजंता की नर्तकी। यहां पर अपन देख रहे थे कि भाई अनूप, पिछली क्लास में अपनों ने देखा था अनूप और प्रभा दोनों इस कमरे में थे और दोनों के बीच बातें होती है। और बातें किस आधार पर होती है कि अनूप का एक मित्र आया था, मेहमान बनकर आया था, परंतु अनूप और मित्र ने, मेहमान दोनों ने, मेहमान ने यानी अनूप के मित्र और अनूप ने दोनों ने प्रभा के चरित्र पर उंगली उठाई थी और प्रभा के चरित्र पर बातें की थी जो प्रभा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। 3 दिन तक यह मित्र रहा था और 3 दिन रहने के बाद वह मित्र चला जाता है और अनूप भी बाहर गया हुआ है। प्रभा और चंदू के बीच में आपस में बातें होती है। उनसे अपने को पता चलता है कि भाई इन दोनों मित्रों ने प्रभा के चरित्र को लेकर उंगली उठाई थी। ये मित्र और इसके बीच में, दोनों के बीच में इस प्रकार की बातें हुई थी। उसके बाद अनूप घर पे आता है। घर पे आता है तो प्रभा उसे कहती है कि तुम्हें धिक्कार है, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से कहती है कि तुम्हें धिक्कार है, तुम्हारी ऐसी सोच है। मैं तो तुम्हें प्रेम करती थी, मैं तुम पर विश्वास करती थी, परंतु तुम तो उस विश्वास के लायक ही नहीं हो। इस प्रकार से दोनों के बीच में बातें होती है। पिछली क्लास में अपनों ने पूरा देखा और पिछली क्लास में अपन थे कि भाई बातें करते करते प्रभा अंदर चली गई थी। प्रभा यूं कह रही थी कि इस घुटन भरी जिंदगी में, इस घुटन भरे जीवन में मैं नहीं रह सकती। प्रभा अंदर चली जाती है और अंदर से जब बाहर आती है, इस कमरे में आती है, तो उसके हाथ में सिर्फ एक चीज है और वो है चित्र। और किसका चित्र? अनूप की मां का चित्र, जो वह स्वयं ऑयल पेंटिंग करवा के लाई थी। इसके पास उसकी मां का एक पासपोर्ट साइज फोटो था जिसको वह ऑयल पेंटिंग करवा के बड़ा चित्र बनवा के लाई थी। ये अपने हृदय से लगाए हुए और बाहर निकली है। यहां पर भी अनूप की सोच देखो। अनूप यूं नहीं सोचता कि मेरी मां के प्रति इसका कितना प्रेम है, कितनी भावुक है, कितनी अच्छी लड़की है, परंतु मैं इसके साथ क्या कर रहा हूं। नहीं, इसका यहां पर भी दिमाग नकारात्मक ही जाता है और नकारात्मक जाकर और यूं कहता है कि अच्छा तुम ये चित्र लेकर जा रही हो, मुझसे बदला लेना चाहती हो, मुझे बदनाम करना चाहती हो। यानी यहां पर अनूप यूं सोचता है कि भाई ये मेरी मां का चित्र ले जाकर लोगों को दिखाएगी कि ये इसकी मां अंधी भिखारिन थी और ये मेरी बेइज्जती करेगी, मुझे बेइज्जत करने के लिए मेरी मां का चित्र ले जा रही है। जबकि प्रभा धीरे से कहती है कि अनूप तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, मुझे कोई मतलब नहीं है। वैसे भी अब मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं है, तो तुम जो सोचना चाहते हो, जो विचारना चाहते हो तुम कर सकते हो। तो अनूप कहता है कि ठीक है ले जाओ तुम, परंतु तुम्हारा भी मेरे पास एक चित्र है। और ये कहकर अनूप अपनी पॉकेट से प्रभा का चित्र निकालता है। और प्रभा का कौन सा चित्र निकालता है? उस समय का जब वह इंटरमीडिएट क्लास में थी। इंटरमीडिएट का मतलब वह 12वीं क्लास में थी। और उसी समय का चित्र जिस समय वह प्रभा हजारी लाल के साथ गई थी, उस समय का चित्र वो निकाल कर और कहता है कि ठीक है तुम ले जाना चाहती हो ले जाओ, परंतु मेरे पास भी एक चित्र है, और वो दिखाता है। तो फिर प्रभा
मन ही मन मुस्कुराती है और मन ही मन मुस्कुरा कर कहती है कि अच्छा, तो ये तुम्हें किसने दिया? यानी इसके जले पर नमक छिड़क रहा है। यहाँ पर अनूप अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश नहीं करता, उसको और बिगाड़ रहा है कि भाई तू ये चित्र ले जा रही है तो मैं भी, मेरे पास भी ये चित्र है, तू यदि ये दिखाकर मेरी बदनामी करेगी, मुझे बेइज्जत करेगी, तो मैं भी तो कर सकता हूँ, इस प्रकार के मतलब से। और वो ये कहता है कि मेरे पास भी एक चित्र है। तो प्रभा फिर उसकी तरफ फिर से ध्यान नहीं देती और कहती है कि तुम्हें जो सोचना है वो सोचो, तुम्हें जो करना है वो करो। अनूप, तुम अगर मुझे बदनाम करना चाहते हो, मेरे इस चित्र को यदि तुम बड़ा चित्र बनाकर, ये अनूप ये भी कहता है कि मैं भी इसकी ऑयल पेंटिंग करवाकर बड़ा चित्र बना के लगाऊंगा, तो फिर अनूप को प्रभा कहती है कि तुम बनवा लो, परंतु ये चित्र जो तुम बड़ा बनवाओगे ना, वो मेरा चित्र नहीं होगा, तुम्हारे गंदे विचारों का चित्र होगा, तुम्हारी गंदी भावनाओं का चित्र होगा, तुम्हारी गंदी सोच का चित्र होगा, ये मेरा चित्र नहीं होगा। ये कहती है। इतनी देर में फोन पर फिर से घंटी बजती है और फोन पर जैसे ही घंटी बजती है तो अनूप फोन उठाता है और फोन उठाकर वो बात करता है कि अच्छा, क्लब से बोल रहे हैं, क्लब हाउस से, यानी इसकी बातों से लग रहा है कि क्लब हाउस से उसके पास फोन आया। अनूप कहता है कि अच्छा हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, सब लोग आ गए। इसका मतलब ये भी है कि सब लोग यहाँ पे क्लब हाउस में इसको जाना था, और लोगों ने भी तय किया होगा वहां पर मिलना, तो इसलिए इसको भी वहां पर जाना था और जाकर उन लोगों से मिलना था। तो ये कहता है कि अच्छा कोई बात नहीं, मैं भी आ रहा हूं, परंतु हाँ मैं ज्यादा नहीं रुक पाऊंगा, मुझे घर पे काम है, तो इसलिए मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। अनूप ये बात करता है, इसका मतलब ये है कि उसे क्लब हाउस जाना है और क्लब में कुछ लोगों के साथ मुलाकात करके और उसे जल्दी आना है, क्योंकि प्रभा के और इसके बीच में जो अनबन हो गई है उसको सुलझाने के लिए इसको वापस आना है। और ये कहकर और ये बात वहीं छोड़कर और ये वहां से निकल जाता है। ये जैसे ही निकलता है तो प्रभा के पास चंदू आता है और चंदू आकर और यूं कहता है कि बाबूजी आप मत जाओ। इससे पहले भी जब प्रभा अंदर गई थी तब भी चंदू अनूप के पास कहता है कि बाबूजी घर छोड़कर जा रही है, रोक लो, इस अनहोनी को रोक लो, बाबूजी को रोक लो, बाबूजी के बिना घर नहीं रहेगा। क्या हो गया है आपको साहब, आप रोक लो, वो तो गंदा आदमी था। तो इस प्रकार से वो अनूप को समझाता है, परंतु अनूप यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता, चुपचाप बैठा रहता है। ऐसे बैठा रहता है जैसे मतलब उसके हृदय में पहले से आग जल रही थी और अब वो संतुष्ट होने जा रहा है, ठीक है, यानी वो पहले से ही शायद प्रभा को निकालना चाह रहा हो। उसके बाद चंदू, अनूप चला जाता है तो चंदू प्रभा को कहता है, बाबूजी आप घर छोड़कर मत जाइए, यदि मेरा घर होता तो मैं ऐसे लोगों को घर पे आने ही नहीं देता। और जो गंदे लोग होते हैं ना, उनकी गंदी सोच होती है, वो ऐसी बातें करते हैं, आप उनकी वजह से घर छोड़कर मत जाइए, आप घर पे रहिए बाबूजी, आपके बिना घर नहीं रहेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि चंदू प्रभा को बेटी की तरह व्यवहार करता है। उसी तरीके से जब वह उदास होती है तो उसे कॉफी ला कर देता है, पीने के लिए उत्साहित करता है। तो यहाँ पर प्रभा कुछ नहीं बोलती और कहती है कि चंदू तुम कुछ नहीं समझोगे, तुम कुछ नहीं जानते, अब कुछ नहीं हो सकता, अब मुझे जाना ही पड़ेगा। अब मैं रुकूं भी कहाँ, ये घर तो मेरा ही नहीं है, मेरा होता तो मेरे साथ अपनापन होता, प्रेम होता, विश्वास होता, मेरा घर तो है ही नहीं। घर तो इन्हीं भावनाओं से बनता है और ये भावनाएं नहीं है तो घर तो मेरा है नहीं, मैं जा रही हूं। और देखो, मैं जब बाहर निकल जाऊं तो तब तुम अंदर से दरवाजा बंद कर लेना। ये कहकर और प्रभा जाने ही वाली होती है कि इतने में ही दरवाजे पर घंटी बजती है, यानी डोरबेल बजती है, दरवाजे की घंटी बजती है। प्रभा सुन खड़ी है, चंदू भी सुन खड़ा है, जैसे इन दोनों को घंटी की आवाज सुनी नहीं रही है। दोनों बहुत ही उदास है और घंटी बार बार बजती है।
बार बार बजती है, तब चंदू जाकर दरवाजा खोलता है, और दरवाजा खोलता है तो वही मेहमान सामने खड़ा होता है। और वही मेहमान सामने खड़ा होता है तो चंदू कहता है, तुम यहाँ क्या लेने आए हो? फिर से आ गए तुम? पेट नहीं भरा तुम्हारा? और फिर चंदू वहां पर ललकारने लगता है, उसको डांटने फटकारने लगता है। तो वहां पर वो मेहमान यूं कहता है कि तुम्हें हो क्या गया, पागल हो क्या? जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ, मेरी ट्रेन छूट गई इसलिए वापस आ गया, और मेरा सामान भी अंदर लेकर आओ। यानी वो यूं सोचता है कि भाई नौकर मुझे ऐसी बातें क्यों कह रहा है, नौकर का क्या हक है मेरे बारे में ऐसी बातें करने का। वो उस पर रोब डालता है जैसे वो ही साहब हो। फिर वो अंदर आता है तो अंदर प्रभा की तरफ देखकर कहता है, भाभी जी नमस्ते। परंतु प्रभा उसकी तरफ ध्यान नहीं देती और वापस अंदर चली जाती है। मोनी आकर और चंदू से काम कह रहा था कि भी मुझे एक गिलास पानी दो, मेरी ट्रेन छूट गई। इस प्रकार से मोनी है वो, या ये जो मेहमान है जो अनूप का मित्र है, वो बातें कर ही रहा है कि इतने में ही प्रभा अंदर से बाहर निकलती है और कहती है कि तुम ही थे ना मेरे चरित्र पर उंगली उठाने वाले, तुम ही थे ना जिसने 3 दिन में मेरे चरित्र को इतना बड़ा बड़ा बनाकर और इस कमरे में बयां किया। अच्छा मजाक बनाया ना तुम लोगों ने मेरा। और फिर वो पीछे से और पिस्टल निकालकर उसकी तरफ करती है तो वो डर जाता है। वो यूं कहता है कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया, वो तो अनूप बातें कर रहा था, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं अनूप को, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है, भाभी जी मुझे माफ कर दीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ, ठीक है तुमने कुछ नहीं किया तो ठीक है। और फिर वो बहुत ज्यादा घबराकर पीछे जाने लगता है। तो प्रभा कहती है, अच्छा डर लग रहा है, लो छुपा लेती हूँ। अब बताओ तुम क्या कह रहे थे, क्या क्या बातें बता रहे थे ना, मुझे भी बताओ ना। अच्छा मैं हजारी लाल के साथ भाग गई थी, वो बात बता रहे थे ना, चलो बहुत अच्छी बात है, हाँ भाग गई थी, बोल क्या करेगा? पिस्टल का डर लगता है तो छुपा लेती हूँ, अब बता, निडर होकर बता। नहीं भाभी जी मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने कुछ नहीं बताया, मुझे बचाओ, मुझे माफ कर दो, मैं वापस चला जाता हूँ, मैं वापस चला जाता हूँ, मेरी ट्रेन छूट गई तब मैं आ गया था, नहीं तो मैं आज वापस आता ही नहीं। और फिर जब वापस जाने के लिए होता है तो प्रभा वापस, कहीं नहीं जाना, यहीं के यहीं चुपचाप खड़े रहो, डराते हुए कहती है। फिर वो मेहमान जोर से आवाजें लगाता है, अनूप अनूप मुझे बचाओ, देखो ना क्या हो गया भाभी जी को। तो प्रभा कहती है कि तुम्हारी आवाज यहाँ पे कोई नहीं सुनेगा, चुप हो जाओ बिल्कुल। और फिर वो कहती है कि अब तुम सारी बातें वो मुझे बताओ जो तुम अनूप को बता रही थी। नहीं मैं कुछ नहीं बता रहा था, मुझे माफ कर दो, मैं चला जाऊंगा, आज के बाद मैं कभी नहीं आऊंगा। वो ऐसे बोल रहा है, इतने में ही अनूप भी आ जाता है। और अनूप आकर और प्रभा के हाथ में पिस्टल देखकर और बहुत घबरा जाता है और कहता है कि प्रभा रुको, क्या कर रही हो तुम, रुको, ये पिस्टल मेरे हाथ में दो, मुझे दो। जैसे मतलब बच्चे को अपन बहला फुसला कर कोई चीज लेते हैं ना, उसी प्रकार से। तो प्रभा कहती है कि अनूप पीछे रहो, देखो प्रभा हमें माफ कर दो, हमने कोई गलती नहीं की, तुम गलत समझ रही हो, हमें माफ कर दो, तुमने कोई गलती नहीं की। गिड़गिड़ा रहा है, तेरे तो खून में ही है गिड़गिड़ाना, तेरी तो आदत है ना, तेरी परंपरा चल रही है ना गिड़गिड़ाने की। और जैसे ही ये इस प्रकार के शब्द, भिखारी कहीं का, ऐसे शब्द निकलते हैं, उसी समय प्रभा को ध्यान में आता है कि वो बोल क्या रही है। यानी ये मेरे कहे गए शब्द कहीं इसकी मां की तरफ इशारा नहीं कर दे, क्योंकि वो मां की इज्जत करती थी। तो फिर एकदम से जैसे ही होश आता है तो वो पिस्तौल उसके हाथ में था वो गिर जाता है और यूं कहते हैं, नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं कहा, मुझे कुछ नहीं कहना। और ये कहकर और फिर यहां से और निकलकर और वहां से बाहर चली जाती है। प्रभा
अपने आप में उसी बात की जो 2 शब्द कहती है उसकी भी उसे गलती महसूस होती है। वो पिस्तौल तक गिरा देती है और वो वहां से चली जाती है। हालांकि जहां भी चली, जैसे ही प्रभा इस घर से जाती है वैसे ही एकांकी में पर्दा गिरता है, एकांकी समाप्त हो जाता है। परंतु प्रभा गई तो गई, परंतु अपने साथ अनेक सवाल छोड़ गई, अधूरे सवाल। क्यों? क्योंकि अब अनूप का क्या होगा? प्रभा अनूप को माफ कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? यहां पर ये जो एकांकी लक्ष्मी नारायण लाल जी ने लिखा है, ये पुरुष वर्ग की, या फिर मैं यूं कहूं कि भारतीय पुरुष प्रधान समाज की संकीर्ण मानसिकता को उद्घाटित करने वाला एकांकी है। हमारे समाज में किस प्रकार से महिला को नकारा जाता है, किस प्रकार से पुरुष को ही सब चीजों में उत्कृष्ट बताया जाता है, इसका एक कच्चा चिट्ठा निकालकर इन्होंने रख दिया है। और इस संकुचित मानसिकता पर करारा प्रहार इनके द्वारा इस एकांकी में किया गया है। और प्रभा एक बहुत ही अच्छी महिला है, फिर भी उसे उपेक्षा झेलनी पड़ती है, अवहेलना झेलनी पड़ती है। उसे वो नहीं मिल पाता जिसकी वो हकदार है। वो अनूप के लिए अपना पूरा परिवार छोड़कर पूरे परिवार से लड़कर आई थी, लेकिन वही व्यक्ति उसकी मानसिकता पर, उसके चरित्र पर सवाल उठा देता है। और ये सवाल आज के पूरे पुरुष प्रधान समाज के सामने एक भयंकर समस्या के रूप में है। तो यहाँ पर इसी के साथ एकांकी पूर्ण होता है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।